श्री विनोद कुमार जी, सुंदरनगर से श्री राकेश जम्वाल जी, द्रंग विधानसभा क्षेत्र से जवाहर ठाकुर जी, बल विधानसभा क्षेत्र से श्री इंदिरा गांधी जी, जोगिंदर नगर से श्री प्रकाश राणा जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन निहाल चंद शर्मा जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राज बली जी, हमारे बीच में बाल कल्याण परिषद के जनरल सेक्रेटरी पायल वैद्य जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी, मंडी की मेयर दीपाली जसवाल जी, डिप्टी मेयर भट्ट जी, पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे श्री कन्हैयालाल ठाकुर जी, श्री डी ठाकुर जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री मनीष कपूर जी, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, हमारे बीच में सुमन ठाकुर जी, और इनके साथ साथ में हमारे सारे मंडी नगर निगम के सभी पार्षदगण, युवा मोर्चा के हमारे सचिव श्री भुवनेश ठाकुर जी, पंचायतों के सभी चुने हुए, आज मंडी विधानसभा क्षेत्र इस कोटली के इलाके में अगर सरकारी दौरे के रूप में कहूं मैं, और जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोग स्वागत किया, कि मैं, लेकिन ये भी बात सच है कि इस बीच में बहुत बड़ी अलग तरह की परिस्थिति रही है, जिसके कारण हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम, सोशल गैदरिंग के कार्यक्रम, इस पर रोक रही। और इसीलिए हमने सोचा कि जब ये थोड़ा ये दौर ठीक हो जाएगा, कोविड का दौर ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद जरूर कोटली आएंगे। और आज आप सबके बीच में आकर मैं कोटली आकर के आप सब दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो भी जन्माष्टमी के दिन हुआ। मैं अपने आप को अभिभूत महसूस, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। जो अलग तरह की परिस्थितियों का ये दौर रहा, उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम को करने की कोशिश की, गति देने की कोशिश की है। आज यहां पर राजनीतिक दृष्टि से कई तरह की बातें मुझसे पहले सुनने को मिली, देखने को भी मिली। मैं उन सारी बातों पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, उनका ना जिक्र किया जाए तो बेहतर होता है। सबसे पहले तो हमको इसी भाव को जागृत करना, इसी भाव के साथ खड़े होना, इसी भाव के साथ आगे बढ़ना है कि हिमाचल प्रदेश को बतौर मुख्यमंत्री मंडी के लिए आपके एक बेटे को एक अवसर मिला है। इस चीज को समझने और समझाने की आवश्यकता होनी चाहिए।
काम अच्छा हो रहा है या काम अच्छा नहीं हो रहा है, ये विषय उसके बाद के हैं। और मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं, कई बार हर बात काम के लिए नहीं होती है, कई बार सम्मान और स्वाभिमान के लिए भी लड़ाई की जाती है। स्वाभाविक रूप से इस मंडी जिले की अगर हम बात करें, दौर ऐसे रहे जहां लोगों की भावनाएं थी कि एक मुकाम तक हम पहुंचे, चाहे ठाकुर करम सिंह जी थे, चाहे हमारे पंडित सुखराम जी थे, आगे बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी मंजिल के करीब पहुंचने के बावजूद उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, कभी छूट गई। और आज हमको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो छूटी हुई कमी उसको हम पूरा कर रहे हैं। आगे कैसे बढ़ना है, किस प्रकार से हमने मिलकर के चलना है, मुझे लगता है कि भाव हमारा आज सोचने का ये होना चाहिए। ये ज्यादा महत्व का विषय है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं, मैं कभी मना नहीं करता हूं। आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, हम अपने हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को हमारा काम करने का तरीका ठीक नहीं लगता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें उनको बांध कर रख नहीं सकते। अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्षों के बाद एक परिस्थिति इस प्रकार की हमारे सामने आई है, जहां छोटी मोटी बातों को हमको दरकिनार छोड़ करके जो है कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। इच्छाएं बहुत लोगों की होंगी, अलग अलग तरह की होंगी, होनी भी चाहिए। और ये कभी संभव भी नहीं हो पाता है। जो इच्छाएं होती है मनुष्य की, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के कहना है, आओ ये दौर आया है, इसे समझो, इसे संभालो और इस दौर को कायम रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर काम है। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके कोटली में आकर के बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था, अगर हम योजनाओं का हम जिक्र करें, कुल 12 योजनाएं, जिसमें से 3 का हमने आज यहां पर शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन के तहत उठाऊ पेयजल योजना, रोड़ा नाड़ा स्थान, ग्राम पंचायत लालधार वो उसके साथ लगते गांव, 16 करोड़ 66 लाख की लागत से उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन किया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी प्रकार से ग्रामीण विकास केंद्र भवन सदियाना का उद्घाटन 5 करोड़ 42 लाख की लागत से हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पशु औषधालय बीट के भवन का उद्घाटन 58 लाख की लागत से जो बनकर के तैयार हुआ, आज उसका भी उद्घाटन हुआ। और उसी प्रकार से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग तरह की जो हमारी 9 योजनाएं हैं,
जिसमें ग्राम पंचायत बीर, बाड़ी गुमानू, सद्याना, कसान, सदो, तरनो में उठाऊ पेयजल योजना का संवर्धन के लिए जो है 18 करोड़ 37 लाख की लागत से हमने शिलान्यास किया। उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत निचला लोट, बग्गी, सेहली, साई, किसान की जो पुरानी पाइपों को बदलने के लिए उसके लिए 5 करोड़ की लागत से जो हमने आज उसका शिलान्यास किया, उस काम की शुरुआत करने के लिए, उसके लिए भी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। उठाऊ पेयजल योजना 17 पतरौन और उठाऊ पेयजल योजना रंधाड़ा के सुधार व संवर्धन का शिलान्यास आज लगभग 4 करोड़ 60 लाख की लागत से किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उसी प्रकार से ग्राम पंचायत भरवान, कोटली, धनियारा, उपली, सुराड़ी, फलानू के लिए जो उठाऊ पेयजल योजना 15 करोड़ 37 लाख की लागत से उसका भी शिलान्यास आज हमने किया। उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। और उसी तरह से आगे बढ़ करके उठाऊ पेयजल योजना चांबी, जोड़ा, जाल, पदियों, कल्याण व सैंड के लिए उसका हमने शिलान्यास 12 करोड़ की लागत से किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके अलावा रंधाड़ा, आलाथू, बाया, चचोला जो इसका भूमि पूजन किया 58 लाख की लागत से। उपला खनौर सड़क सेहली के कार्य के लिए 1 करोड़ 26 लाख की लागत से उसका भी शिलान्यास किया। गांव स्ताहन तक सड़क का उसका 19 लाख की लागत से भूमि पूजन किया। और उसके साथ गांव बनौन से ठारू तथा गहरा सड़क के लिए 92 लाख की लागत से हमने शिलान्यास किया। और इसके अतिरिक्त RT-PCR की जो टेस्ट की हमारी जो कोविड की जो एक लैब की जो है उसका भी यहाँ पर आज हमने शुभारंभ किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर के अगर सारा इसका योग किया जाए तो ये योग जो है आज के दिन एक जगह एक समय पर 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार बना करके चलाने का दायित्व मेरे ऊपर आ जाए। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम यहां तक पहुंचे तो ये सफर काफी उतार चढ़ाव का था, कठिन था, जटिल था। और उसके लिए आप सब लोगों की शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद जिस प्रकार से मुझे मिला है उसका मैं हमेशा आसानमंद रहूंगा। 3.5 साल का ये कार्यकाल कोविड के दौर में से गुजर करके यहां पहुंचा है। एक ऐसा संकट जिस संकट ने हम सबको परेशान किया, एक ऐसा संकट जिस संकट के कारण हमारे जीने की पद्धति में परिवर्तन हो गया। आज भी हम यहां इस कार्यक्रम में आए हैं, मास्क पहन करके बैठे हैं। आज भी अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें, देश की स्थिति देखें, कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी तक भी हमको उसके लिए सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं इस बात पे मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, हमारी सरकार की ओर से जो प्रयत्न करना था, प्रयास करना था, उसमें हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी है। ये अलग परिस्थिति है कि इस हालात के लिए, इस परिस्थिति के लिए पूरे विश्व के वो देश जो बहुत आगे थे हमसे प्रगति में, साधन सुविधा में बहुत आगे थे, वो देश भी इस वायरस के सामने जो है वो बहुत परेशानी के दौर में से गुजरे। और स्वाभाविक रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश
लेकिन सबसे बड़ी ताकत अगर हमको आज इसमें मिलती है वो जनता का सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मिलता है। जब हम देखते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं आप सब लोग उसके लिए साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, चट्टान की तरह खड़े होते हैं, तो आगे बढ़ने का हौसला हमको मिलता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि आज ऐसे संकट के क्षण में हमारा ये सौभाग्य है कि देश एक ऐसे मजबूत नेतृत्व के हाथ में है जिस पर लोगों का भरोसा है। इतना बड़ा संकट कोविड का, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को एक ही बात लगती कि मोदी जी हैं, समाधान होकर के रहेगा। और आज इस बात को हम कह सकते हैं कि आज ऐसी परिस्थिति के दौर में से भारत आगे बढ़ते बढ़ते उस कोविड के दौर से बाहर निकलता दिख रहा है। आप कल्पना करिए, जब ये कोविड का दौर आया उस वक्त किस प्रकार के अफरा तफरी का एक माहौल था। इलाज करने के लिए पीपी किट चाहिए थी, लेकिन पीपी किट का निर्माण भारत के अंदर होता नहीं था। और ये पीपी किट भी वहीं से आती थी जहां से वायरस आया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक दिन में 15 लाख से ज्यादा पीपी किट बनकर के तैयार हो रही है। हमारे देश की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, लेकिन दुनिया की जरूरत को पूरा करने की स्थिति में भारत आ गया है। हमारे कई मित्र कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातों का हम जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। और कुछ लोग तो ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा लगता कि इनके दादा परदादा पूरी पीढ़ी कोविड का इलाज करती रही है। अरे संकट है, दुनिया के सामने है ये संकट। ये हमारा हिमाचल का नहीं, ये जयराम का संकट नहीं है, ये पूरे देश का संकट नहीं, दुनिया का संकट है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर उनसे पूछा जाए, जो हमारा मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई सलाह देता है, सलाह छोटा दे बड़ा दे, मैं उसको ग्रहण करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आदमी कभी भी जीवन में जो है संपूर्ण नहीं हो सकता है। आदमी को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। इसलिए मैं इस बात को लेकर के हमेशा कोशिश करता हूं, सीख चाहे छोटे से मिले, सीख चाहे बड़े से मिले, लेकिन अगर वो काम की है तो उसे सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग इस इतने बड़े संकट के दौर में भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मुझे मालूम है कि इस संकट के क्षण में बहुत लोग बहुत परेशानी के दौर में से गुजरे, और क्योंकि ये वायरस ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा, जब भी कोई आदमी अगर बीमार होता है तो उसके करीब, उसके नजदीक, उसके परिवार के सदस्य उसकी सेवा के लिए रहते हैं, साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उसकी मदद करने के लिए। लेकिन ये वायरस आया, ना परिवार का साथी साथ रह सकता था, ना रिश्तेदार साथ रह सकता था, ना साथी साथ रह सकता। सबसे ज्यादा पीड़ा का विषय ये, और आदमी इसी बात को लेकर के सोचता रह गया कि मैं इतनी कठिनाई की, इतनी पीड़ा के दौर में से गुजर रहा हूं, ना मेरा साथ आज साथी है, ना मेरे साथ रिश्तेदार है, ना मेरे साथ परिवार है। क्योंकि संक्रमण फैलने का एक डर, एक भय स्वाभाविक रूप से फैलता है। सिर्फ डर ही नहीं, वो सच्चाई है। इसलिए जिसको भी इस वायरस की जो भी आदमी इस चपेट में आता था वायरस को, उसको अलग कर दिया जाता। ये सबसे बड़ा पीड़ा का विषय था इस दौर पर। लेकिन मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में हमने
जितना कर सकते थे हमने करने की कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की। अगर किसी मरीज को हॉस्पिटल में बेड की जरूरत थी तो उसको बेड उपलब्ध करवाया गया। अगर किसी मरीज को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। अगर किसी मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की कोशिश हुई। ये हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से करने की कोशिश की। कहना आसान होता लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे कई मित्र प्रश्न पूछते हैं, जो 50 साल तक सत्ता में रहे, जब ये कोविड का दौर आया, मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके बातचीत करने के लिए जब मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्या क्या है तैयारी के हिसाब से, डॉक्टर कहने लगे कि वेंटिलेटर चाहिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि सांस की मुश्किल होती है। हमने कहा कि वेंटिलेटर कितने हैं हमारे पास? संकोच के कारण अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं हो पा रहे थे कितने घर वेंटिलेटर है। कहने लगे कि थोड़े हैं जी, ज्यादा नहीं। हमने कहा थोड़े कितने करें? जो 50 साल सत्ता में रही पार्टी, उस 50 साल की सत्ता में 50 वेंटिलेटर हमारे पास थे और उसमें भी आधे चलते नहीं थे। और दौर ऐसा आया कि हर तीसरे आदमी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने लग पड़ी। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी सभी मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्री जी के साथ हमने उनसे बात की। उन्होंने क्या क्या जरूरत है? हमने कहा पीपी किट की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत पीपी किट के साथ साथ में वेंटिलेटर की है। 15 दिन के अंदर हिमाचल को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 500 वेंटिलेटर एक साथ दिए। मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें फैलाने की कोशिश कुछ करते हैं। और जो 50 साल से सत्ता में रहे उनके जमाने में 50 वेंटिलेटर, उसमें भी आधे काम नहीं करते थे। और आज हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें, जब से कोविड का 1.5 साल से ये दौर आया है, आज 800 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। जो हमसे पूछते हैं ऑक्सीजन चाहिए थी, इसके लिए 50 साल में कितने ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे? सिर्फ 2 ऑक्सीजन के प्लांट, एक आईजीएमसी शिमला में और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में। और आज हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, 12 हमारे उसमें से फंक्शनल हो गए और बाकी जो है 1 महीने के अंदर अंदर लगने वाले। जितना जल्दी हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। कोविड के मरीजों के लिए सिर्फ 1200 बेड हमारे पास उपलब्ध थे हिमाचल प्रदेश में। आज हमने हिमाचल प्रदेश में बेड कैपेसिटी को 5000 बेड की कैपेसिटी हमने तैयार रखी है। अगर कोविड का संकट आएगा 5000 मरीजों को हम हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। ये हमने यहां तक की स्थिति लाकर रखी है। हमने प्रयत्न किया हर व्यक्ति के जीवन को बचा सके। यही कर सकते थे और क्या कर सकते थे। देश में लॉकडाउन लग गया, बच्चे हमारे जाकर के कोटा में फंसे, मुंबई पढ़ने के लिए गए थे, बेंगलोर पढ़ने के लिए गए थे। 2.5 लाख लोगों को हम एक दूसरे प्रदेशों से ले करके उनको घर तक छोड़ करके आए। हिमाचल के बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए गए थे। 1 महीने से बच्चे ब्रेड खा रहे, सूखा ब्रेड खा रहे, क्योंकि ढाबे में जहां वो खाना खाते थे ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बच्चों ने वीडियो भेजे हमें, हमने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बात की और हिमाचल प्रदेश से हमने 60 बसें जो है HRTC की भेजी
और 60 बसें राजस्थान के कोटा में पहुंचाई। एक एक बच्चे को वहां से हॉस्टल से लेकर के, वहां से उनके जहां रहते थे वहां से लेकर के उनको घर तक छोड़ करके आए। 5000 हमारे हिमाचल के नौजवान गोवा में काम करने के लिए गए थे। होटल में, रेस्टोरेंट में काम करते थे। होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए। बहुत बड़ा संकट बच्चों के सामने आया। हमने 5 स्पेशल ट्रेनें गोवा से लगाई और उन बच्चों को लेकर के आए और हिमाचल प्रदेश में उनके घर तक छोड़ करके आए। प्रयास किया हमने, लेकिन कई लोगों को फिर भी उसके बावजूद में उसमें कुछ ना कुछ निकालने की बात रहती। ठीक है, मैं मानता हूं जब कोविड का संकट आता है आदमी बहुत परेशान, क्योंकि परेशानी स्वाभाविक रूप से होगी। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हम इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी कोविड के मामलों में पिछले दिनों कुछ बढ़ोतरी हो रही थी, अब धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूं, इतने बड़े संकट के क्षण में अगर मजबूती के साथ किसी नेतृत्व ने देश को संबल दिया, सहयोग दिया, नेतृत्व दिया, वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनको हम भूल नहीं सकते। भारत के अंदर भारत की बनी हुई वैक्सीन आज हमारे साइंटिस्ट ने तैयार की। और आज हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर में हिमाचल वैक्सीन के मामले में पहले स्थान पर है। हमने फर्स्ट डोज 100% हमने हिमाचल प्रदेश में पूरी कर ली, 100%। और बहुत जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लोगों को संबोधित करने वाले, इस वैक्सीन के अभियान के लिए बधाई देने वाले हैं। मेरी परसों बात हुई प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जहां तक कोविड के दौर है इसने काम बाधित किए, प्रभावित किए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि हमने काम को रुकने नहीं दिया। अब की बार हमने सोचा था कि 15 अगस्त के दिन हम यहां कोटली में आपके बीच में आएंगे, तय भी कर दिया था। और आपके विधायक महोदय जी ने उस पर कोई टिप्पणी भी की। हां, हमारा मन था आने का कोटली का, लेकिन बात वही आई कि जिस प्रकार से मौसम की परेशानी, मौसम के साथ साथ में यही बात, इसी बात को लेकर के कि कार्यक्रम करने में कठिनाई आएगी, वहां पर जगह छोटी थी बता। और इन्हीं बातों को लेकर के, क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम वो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होता, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता, वो कार्यक्रम बिल्कुल उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, उसका एक डेकोरम होता है। और उस कारण से वो कार्यक्रम जो है कोटली में नहीं हो पाया। आने वाले समय में जरूर कभी मौका मिलेगा तो इस बात पर जरूर सोचेंगे। लेकिन उस दिन हमने तय कर लिया कि कोटली जाएंगे, आप लोगों से मिलने के लिए कोटली जरूर जाएंगे। इसलिए आज हम आपके बीच में यहां पर पहुंचे हैं। सभी लोगों का अपना अपना दायित्व है, विधायक का अपना दायित्व है, मंत्री का अपना दायित्व है, अपनी अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी टिप्पणियों से हमको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक स्कूल तक नहीं खोला। ऐसी बातों को लेकर के मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपका मंडी का डिग्री कॉलेज 25 करोड़ की लागत से काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है। आपके मंडी के शहर के बीच में यहां पर जो हमने पार्किंग और पार्किंग के साथ साथ में उसमें और भी चीजों को हमने जोड़ने का सोचा है, उसका काम जो है वो उसका काम भी शुरू हो गया है।
युद्ध स्तर पर उसका काम चला हुआ है। वो सारी बातें आपसे हमने चर्चा की जब आप हमारे साथ करीब होते थे, नजदीक होते। आजकल थोड़ा फासला, आज हम करीब हुए नहीं, इकट्ठा हुए, इसलिए कोटली में बुलाते रहो, कब तो मिलने का, कम से कम इकट्ठा होने का तो मौका मिलता रहे। आपके मंडी शहर का विक्टोरिया पुल जो है शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद ये शुरू ही होना था अगर इसमें बजट प्रोविजन नहीं किए होते। 20 करोड़ की लागत से उस पुल को बना करके तैयार किया, जिसमें मेजर पोर्शन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जो है हमने उनको पैसा दिया। 15 करोड़ के लगभग पैसा हमने उनको। मंडी शहर के अंदर सांस्कृतिक सदन जो देव सदन की तरह यहां पर बनाया जा रहा है, उसका सिर्फ पत्थर लगा था। पत्थर के बाद काम शुरू तो कर दिया था, टेंडर शुरू कर दिया। बजट प्रोविजन कितना था उसमें? हम 18 करोड़ रुपए दे करके उस काम को पूरा कर रहे हैं। और 18 करोड़ की लागत से मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी, मैं मानता हूं कि इस बार की शिवरात्रि से पहले उसका उद्घाटन करने की स्थिति में हो पाएंगे। मंडी के अंदर शिव धाम जो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो 200 करोड़ के करीब जाएगा। वो 150 और 200 करोड़ के लगभग जाएगा। और फर्स्ट फेज का काम उसका शुरू किया गया है। ये तो जमीन पर दिखने वाली चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो जमीन पर नहीं दिखती हो, इसलिए मैं इन बातों कह रहा हूं। जो जमीन पर दिख रहा हो उसका तो जिक्र हो। यहां पर स्पोर्टी खट का जो चैनलाइजेशन का लगभग 35 करोड़ की लागत से हम उसका प्लान बना करके आगे बढ़ रहे हैं, और उसका काम भी हम शुरू करने वाले हैं। उसको करेंगे, हमने बोला करेंगे उसको। ऐसी बहुत सारी है। आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है हमारी लगभग 2 या 3 महीने के अंदर अंदर बनकर के तैयार हो जाएगी। यहां पर मंडी में बहुत बड़ा कैंपस उसका बन रहा है। इसे राजनीतिक मकसद के लिए मुझे लगता है कि हम कुछ बातों को हमको छोड़ना भी चाहिए। काम हुए, ज्यादा हुए, कम हुए, इन बातों का जिक्र हो। और भाई अनिल शर्मा जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने अपनी ओर से कम आप हमें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इसका भगवान साक्षी है। हम अंत तक आपको यही कहते रहे, साथ चलो। मुश्किल से हम साथ हुए हैं, अब आगे साथ होकर के चलेंगे। और मैंने तो यहां तक कहा कि मंडी के लिए साथ चलो, मंडी के सम्मान के लिए साथ चलो। लेकिन फिर भी अलग तरह की परिस्थितियां, शायद कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, कई बार आदमी के हाथ में भी चीजें नहीं रह जाती हैं। और इसलिए जो भाग्य को मंजूर था शायद वही उस तरह से हुआ। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाग्य में, प्रारब्ध में शायद ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही होना था। जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट आपको मिला, मुझे पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से संदेश आया, आप कहां हैं? मैंने कहा मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अब क्षेत्र के अंतर्गत वोट मांगने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ रहा। कहा कि आपको कल जाकर के अनिल शर्मा जी के नॉमिनेशन में वहां पर हिस्सा लेना है। मैंने कहा मेरा कार्यक्रम निर्धारित है, मुझे पैदल चल करके वापिस आना पड़ेगा, मुझे किसी और की ड्यूटी लगा लीजिए। नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। मैं घंटों पैदल चलने के बाद गाड़ी पकड़ी मैंने, और उसके बाद मैं मंडी पहुंचा। और मंडी में, क्योंकि आप मेरी पार्टी के कैंडिडेट थे,
जो मेरे से बन सकता था, जो मैं कह सकता था सभा में और सम्मान में, सहयोग के लिए, साथ के लिए, साथियों के लिए, वो हम सब किए, कहीं कसर नहीं रखी। और इसमें दो राय भी नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर के कहा, आपके समर्थकों ने भी काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आपके लिए दिल जान चुका। ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी दौर आया, ऐसा दौर शायद राजनीति में आता रहता है, इसलिए ना आप बुरा मानो ना हम बुरा माने। अब उसको भूल करके आगे बढ़ने की बात है। महेंद्र सिंह जी और ये तो खास ही करते थे, गुरु चेले थे शायद, मेरे को पता नहीं था। अभी अनिल शर्मा जी कह रहे थे कि मैं गाड़ी चलाता था, मैंने ही गाड़ी सिखाई, बोलते हैं गाड़ी चलाता। लेकिन जिंदगी में ऐसे दौर आते, साथ चलते चलते कई मोड़ ऐसा जाता है तो स्टीयरिंग उस तरफ घूम जाता है, कई बार स्टीयरिंग इस तरफ घूम जाता है, मुड़ जाते हैं, रास्ते अपने अपने हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें रहती हैं। और मुझे मालूम जो सरकार बनी, मैं तो विधायक बना तो पहली बार 1998 में, महेंद्र सिंह जी मंत्री थे। ये हमारे इलाके में भी आते थे और हमारे इलाके, क्योंकि ये जहां होते हैं फिर वहां पूरा काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में यहां भी पूरा काम करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि मैं अपनी बात कहूं, मैं तो राजनीति में आना ही नहीं चाह रहा, ये सच्चाई है। ना मेरे परिवार से कोई राजनीति में, ना आने वाले समय में राजनीति में जाने की किसी की इच्छा है, ना मेरी किसी को लाने की इच्छा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम आ गए, और आते आते धक्के खाते खाते यहां पहुंच गए। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही है कि जो हालात हैं, परिस्थितियां, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो मनुष्य के हाथ में नहीं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हम सब लोग जब बात करते हैं तो सब कोशिश यही करते हैं कि हम अपने क्षेत्र का पक्ष रखें, अपने क्षेत्र की समस्या रखें। ये बधाई का दायित्व भी है, जिम्मेवारी भी है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश आज भी पूरे देश भर में उन राज्यों में से जहां बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है, चर्चा अच्छी होती है। विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए आग्रह करते हैं। समय के साथ साथ कुछ चीजें खराब होती भी दिख रही है, जो हिमाचल की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, संस्कार का हिस्सा नहीं है। वो चिंता का विषय भी है। छोड़ो, इन बातों को छोड़े। 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जहां हिमाचल प्रदेश के विकास की अगर हम बात करें, कुछ लोग यहां जिक्र करने की बात करने की कोशिश करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, और हम उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। ये कोविड का संकट था, जब लोगों के बीच में आने जाने की मनाही थी, लोगों के बीच में हम सभा नहीं कर सकते थे, कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। मैंने वर्चुअल माध्यम से 42 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में किए, और 4000 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल कार्यक्रम। हमने कहा ये मालूम नहीं कोविड कब तक चलता रहेगा, हम कब तक रुके रहेंगे, इसलिए काम नहीं रुकना चाहिए। जो उद्घाटन करने के लिए योजना तैयार है, उनको उद्घाटन करके हमको समर्पित करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग उसका लाभ ले सकें।
और जो योजनाएं शुरू करने के लिए हैं उनको शुरू करना चाहिए ताकि वो समय पर पूरी हो सके। अभी थोड़ा ये कोविड का दौर थोड़ा कम हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आजकल निकले हैं अपने काम काज के लिए, ताकि हम क्षेत्र का विकास कर सके, लोगों से मिलकर के बात कर सके। मुझसे पहले मैं कहता हूं कि हम 5 मुख्यमंत्री और रहे, उनका सौभाग्य रहा है कि उनको एक सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इस प्रकार की असामान्य परिस्थिति जो है वहां के आज से पहले मुख्यमंत्री के जीवन में नहीं है। लेकिन शायद ईश्वर ने यही लिखा था कि ये परीक्षा के दौर में से आपको ही गुजरना है, और हम उस दौर में से गुजर करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इतना बड़ा संकट, लोग परेशानी में भी रहे, कठिनाई में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो हमारे साथ चट्टान की तरह, सरकार जो कर सकती थी वो सरकार कर रही है, और ऐसे हालात में यही किया जा सकता था। इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सबके स्नेह और प्यार ने आगे बढ़कर के ताकत। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ बातों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में, जिसमें अनिल शर्मा भी हमारे साथ थे, महेंद्र ठाकुर जी भी साथ थे। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने एक निर्णय लिया कि सबसे बड़ी बात यही थी, आज के इस युग में बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया। घर में बुजुर्ग हैं, वो घर के किसी कोने में हैं, कली युग के दौर में से गुजर रहे हैं, ये सच्चाई है। घर भरपूर भरा है, पूरा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस बात को लेकर के ये सच्चाई है कि बुजुर्ग घर के किसी कोने में है। ऐसे हालात में हमने तय किया कि पहले एक काम जरूर करना चाहिए। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बुजुर्ग खड़ा है, हाथ में लाठी लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के, और एक हाथ में कागज उसने पकड़ के रखा है। और उस हालात में जब हम कागज हाथ में लेते थे, वो एक ही बात कहता था कि मुझे पेंशन लगा दो। हमने कहा ये दौर समाप्त होना चाहिए, ये बात खत्म होनी चाहिए। पहली कैबिनेट में हमने एक ही निर्णय लिया कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, दुनिया को समझा है, उनको पेंशन के लिए कतार में खड़े होकर के, भीड़ में खड़े होकर के जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनके लिए एक साथ पेंशन का ऐलान करते हैं। 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों का पेंशन का प्रावधान किया। मैं मानता हूं कि 1500 की पेंशन मिलती, उससे बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन उस बुजुर्ग के लिए अपनी जरूरत के लिए कुछ अगर जरूरत पड़े, उसको मदद करने का प्रयास किया है। और मुझे इस बात का संतोष है, जब हमने इस काम को शुरू किया, बुजुर्गों के हाथ के लिखे हुए पत्र आज भी मौजूद हैं, जहां उन्हें लिखा, इस बात को लिखा कि घर में सब है, परिवार है, भरा पूरा है, बेटा है, बेटी है, बहू है, पोते हैं, लेकिन फिर भी एक बेटे की भूमिका आप निभा रहे हैं। इस बात के लिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और अभी हमने आगे बढ़कर के उसमें एक और निर्णय लिया, क्योंकि हमारी माताएं हमसे ज्यादा काम करती, पुरुष से ज्यादा काम करती है। ये तो सच्चाई है। पुरुष इस तरफ बैठे हैं, थोड़ा बुरा मत माने, 2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन आप मंडी शेरी बाजार के चक्कर काटने के लिए, चौथा बाजार का फेरा लगाने के लिए निकल जाते हैं। और हमारी माता बहनें बेचारी बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को पढ़ाना, पशुओं के लिए भी चारा लाना, फिर आप लोग आएंगे शाम को, डॉक्टर साहब घर में आएंगे तो उनके लिए भी खाना, 2-4 मेहमान कई बार और ले आते हैं तो उनके लिए भी खाने का इंतजाम करना। पूरा ना माने भाई, आप भी ताली बजा लो।
ये सच्चाई है। इसलिए हमने तय किया कि माताओं के लिए पेंशन के लिए 70 साल देंगे, 65 वर्ष के ऊपर की सभी माताओं के लिए पेंशन। भले हम थोड़ी दे रहे, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा अगर कोविड का अगर संकट नहीं होता, मैं कहता हूं अगर ये कोरोना का संकट नहीं आता, शायद परिस्थितियां कुछ अलग तरह की होती, क्योंकि इसने सारी आर्थिकी, सारी इकोनॉमी को हमारी तहस नहस कर दिया। और इसलिए माताओं के लिए हमने पेंशन का प्रावधान इस प्रकार से 65 वर्ष के ऊपर सबके लिए। अब आगे बढ़कर के हमने और भी चीजों को लेकर हमने कहा लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में होना चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई योजना शुरू करनी चाहिए। हमने जनमंच की शुरुआत की और जनमंच के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारा मंत्री, हमारे अधिकारी जाकर के गांव में बैठेंगे और जहां गांव के लोग आएंगे और गांव के लोग माइक पर अपनी समस्या का जिक्र करेंगे, वहां उसका समाधान करेंगे। पूरे देश भर में ऐसी योजना कोई योजना नहीं जहां शिकायत करने वाले को मंच दिया जाता है और वो खुले मंच से बोलता है मेरे यहां पर पानी पिछले 10 दिन से नहीं है, और अधिकारी और मंत्री सुनते हैं, उसके पानी की व्यवस्था करते हैं। बिजली अगर 10 दिन से नहीं है, 4 दिन से बिजली नहीं आ रही है, शिकायत करते हैं, बिजली का इंतजाम करते हैं। किसी का राशन कार्ड बनाना, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, किसी का नकल ततीमा बनाना, किसी का कोई भी इस प्रकार का जो काम होगा जो किया जा सकता है, मौके पर हम करके दे रहे हैं। और इससे आगे बढ़कर के हमने और भी सोचा कि अब लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का लाभ लेना चाहिए। हम घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए हमने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की। 1100 पर घर बैठे फोन करो, क्योंकि सबके पास मोबाइल जेब में पड़ा है, घर बैठ करके फोन करते हैं 1100 पर। बिजली नहीं है, बिजली आ जाती है, पानी नहीं है, पानी आ जाता है। आज से पहले 50 साल तक वो सत्ता में रहे, कभी सोचा उन्होंने कि गरीब आदमी के, गांव के आदमी के लिए इस प्रकार से भी हमको सुविधा जोड़नी चाहिए। कोई आदमी बीमार होता है, सरकार बनने के बाद मैंने कहा कि हमारे पास ऐसी योजना कौन सी है जिस योजना के अंतर्गत गरीब आदमी का हम इलाज कर सके, मुफ्त में इलाज कर सके। मालूम पड़ा कोई योजना नहीं आज तक। और हमने अपनी आंखों से एक नहीं अनेकों बार देखा है, कई बार मरीज बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और बीमारी लंबी होने के कारण ठीक नहीं हो पाता है, और आखिरकार वो डॉक्टर को निवेदन ही कर देता है कि डॉक्टर साहब मेरे को अब छुट्टी दे दो। जब डॉक्टर बोलता है छुट्टी कैसे दे, अभी तो आपका इलाज चल रहा है, अभी तो ठीक नहीं है, तो कहता है कि मेरे पास अब इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में वो आदमी ऐसे हालात में कई बार अपने आप अपना सामान समेट करके निकल जाता है, डॉक्टर को बताए बिना निकल चला जाता है, घर चले जाता है, और उस पीड़ा के उस दौर में से गुजर करके दुनिया से चला जाता है। कितने लोग ऐसे होंगे जो गरीबी के कारण जो है अपना इलाज नहीं कर पा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू की, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के भी बहुत बड़ी संख्या उसके अंतर्गत कवर हुई। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, उसमें 22 लाख उसमें कवर हुए। जब हमने देखा कि आबादी तो हमारी 72 लाख हो गई, 50 लाख लोगों का इलाज कैसे होगा जो कवर नहीं हो पा रहे हैं आयुष्मान भारत में, हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना शुरू की, हिम केयर की शुरुआत की, और उस हिम केयर के अंतर्गत हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए उसके लिए प्रावधान जोड़ा, और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर गरीब आदमी के लिए भी रहेगा। सरकार इलाज करेगी। कोई गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अभी तक 1,75,000 गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके हम उनको स्वस्थ करके घर भेजेंगे।
50 साल सत्ता में रहे, कभी ख्याल नहीं आया कि गरीब आदमी जो बीमारी की उस पीड़ा के दौर में से गुजर रहा है, उसकी पीड़ा का समाधान करना, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए। इससे आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय लिया कि ऐसे गरीब लोग किसी कारण से किसी बीमारी के शिकार हो गए हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता है, परिवार के किसी आदमी को उनको मदद करने के लिए वहीं रहना पड़ता है, उनके पास रहना पड़ता है। हमने कहा ऐसे गरीब लोगों के लिए मदद करने का रास्ता ढूंढना चाहिए और हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोगों की सूची बनाने के लिए हमने कहा अधिकारियों को, अपने सभी विभाग को, कि ऐसे गरीब लोग जो बिस्तर पर हैं और जिंदगी भर उनका इलाज चलेगा और वो चल नहीं सकते, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए सहारा योजना की हमने शुरुआत की। और उस सहारा योजना के अंतर्गत हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इसके लिए पात्र है, उसके खाते में हम 3,000 रुपए हर महीने का उसके खाते में मदद के रूप में, आज ये आंकड़ा 20,000 से ऊपर हो गया। 20,000 के करीब हमारे पास ऐसे लोग हो गए हिमाचल प्रदेश जो बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते। हमने कहा हम क्या मदद कर सकते हैं? मदद यही कर सकते हैं कि आपके इलाज के लिए जो खर्चा थोड़ा बहुत जितना कर हम मदद कर सकते हैं, तो 3,000 रुपए हम खाते में उनके डाल रहे हैं। और इससे आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए एक योजना की शुरुआत की कि हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। उज्ज्वला योजना जिसका नाम रखा, 1,36,000 गैस के चूल्हे हिमाचल को भी मिले। हमने वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। फिर जब घर घर में पहुंचाए तो किसी के घर में पहुंचे, किसी के घर में जब गैस का चूल्हा उस योजना के अंतर्गत नहीं पहुंचा तो वो कहने लगे कि हमको भी होना चाहिए था, हमको भी गैस चाहिए। हमने कहा कि हम करते हैं इसका। और हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने अलग से योजना बनाई और इस योजना का नाम हमने गृहिणी सुविधा योजना रखा। और गृहिणी का मतलब आप समझते क्या समझते हैं? गृहिणी का मतलब यह होता है जिसका हर घर ऋणी है। वो कौन होती है? वो गृहिणी है। उनके नाम से हमने इसको समर्पित किया और 3,17,000 गैस के चूल्हे घर घर तक पहुंचाए। पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं है। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और आगे बढ़कर के अभी के बजट में हमने कुछ और चीजों की हमने शुरुआत की है कि हमारी बेटियां, चाहे वो बीपीएल परिवार की हैं, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी कम्युनिटी से है, अनुसूचित जाति से है, जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, शेड्यूल ट्राइब से है, क्योंकि बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब वो अपना माँ बाप का घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाती है और उस परिवार के लिए जहां वो शादी होती है, उस परिवार के लिए सारा जीवन वो अपना समर्पित कर देती है। इसलिए हमने एक तय किया कि ऐसी गरीब बेटियों के लिए एक योजना की शुरुआत करनी चाहिए। हमने योजना की शुरुआत की, जिस योजना का नाम हमने शगुन रखा। और उस शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए हर गरीब बेटी जो बीपीएल की कैटेगरी में आती है उसके लिए 31,000 रुपए उसके खाते में हम शगुन के रूप में हम डाल दें। ऐसी छोटी छोटी योजना जहां गरीब आदमी की मदद करने की मंशा है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीजें जो करने की हैं वो हम कर ही रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात की खुशी है कि हम हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात से हमको यह होना चाहिए कि बहुत कुछ अभी तक करना बाकी है। जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हम जिक्र कर रहे थे,
अनिल शर्मा जी कह रहे थे हमारे यहाँ पर पीएमजीएसवाई की कोई सड़क नहीं है। मंडी जिला पूरे देश भर में पीएमजीएसवाई की इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में पहले स्थान पर रहा है। मैं देख रहा हूं आपके विधानसभा क्षेत्र की भी 5 योजना हमारे पास यहां पर हैं जिनको कंप्लीट कर दिया गया और फेज 2 में जिनको मेटलिंग टायरिंग के लिए जो पूरा किया गया, मैं उनका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। ये 5 है जिसमें 25 करोड़ 44 लाख रुपए जो है खर्च हुआ है। ये पीएमजीएसवाई की जो आपके इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 5 सड़कें जो है जो कंप्लीट की गई, जिसमें सड़कें पहले बनी हुई थी तो उसकी मेटलिंग टायरिंग और उसकी जो ड्रेनेज वगैरह का सारा काम उसके अंतर्गत किया और 25 करोड़ के लगभग उस पर खर्च भी किया। अब आने वाले समय में मुझे आप सबके बीच में सिर्फ 2-3 चीजों को लेकर के अपनी बात कहनी है। परीक्षाओं के दौर में बढ़ते हुए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग हैं तो परीक्षाओं के दौर में से गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो। सुबह से शाम तक हम लोगों की परीक्षा ही होती है। कई बार आप लोगों को लगता है कि नेताओं के बड़े मजे होते हैं। मजे बड़े दिन जो है वो पुराने हो गए। एक दौर था जब नेता होते थे और बहुत ज्यादा जवाबदेही उस तरह की नहीं। आज हमको एक मंच से अगर कुछ थोड़ा सा भी गलत बोले तो दूसरा आदमी सामने ही वहां पर अपना इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल करके, भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, सच्चाई ये है। तो इसलिए अच्छी भी बात है और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि बहुत जिम्मेवारी के साथ आज इस क्षेत्र में काम करने का हमारे लिए ये अवसर है। मैं परीक्षा की बात कर रहा था। लोकसभा के चुनाव में आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला। हिमाचल प्रदेश की हम 68 के 68 सीटों पर हम जीते हैं। 4 लोकसभा हम जीते हैं। उसके बाद उपचुनाव का दौर आया, उपचुनाव में हम जीते हैं। उसके बाद पंचायतों का दौर आया है। पंचायतों के चुनाव में 75% से ज्यादा प्रधान हमारी पार्टी के चुन करके आए। जिला परिषद के अभी तक जो चुनाव हुए उनमें से 11 जिला परिषद में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। बीडीसी में मेजोरिटी जो है 90% के लगभग भारतीय जनता पार्टी जीती है। नगर निगम के चुनाव हुए 1-2 को छोड़ करके, जो बड़ी नगर निगम है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें धर्मशाला और मंडी दोनों भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर हुई है। तो इसलिए कई बार ऐसी बातों को कई बार हम भूल जाते हैं। मंडी में नगर निगम की मांग आई। जब मांग आई, हालांकि मैं इस पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं था, सही मायने में बता रहा हूं मैं, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं बनाना चाहिए, अब नहीं होगी तो कब होगी। वो तो पहली बार मंडी का मुख्यमंत्री बना है और हमको यहाँ पर जो है वो हमारा जिला प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर नगर निगम बननी चाहिए। नगर निगम बनाई और हमने आप सबसे सहयोग मांगा और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने उसमें सहयोग दिया। आज मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर हमारे बीच में यहाँ पर चुन करके जो आपने भेजे हैं, हमारे साथ चलने वाले साथियों को भेजा। तो ऐसी परिस्थितियों में से हर परीक्षा के दौर में से हम आगे निकल। अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव, उपचुनाव यहां पर हो, क्योंकि निश्चित रूप से वो होंगे। भाई राम स्वरूप शर्मा जी हमारे साथी थे बचपन से, बहुत अरसे से हम साथ काम कर रहे थे और जो कठिन कार्य जो हम उनसे नहीं हो पाया था उन्होंने किया इस लोकसभा को जीतने का। कई तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सच्चाई है, ये सत्यता है। इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़े, लेकिन 4,05,000 वोट से जीतने वाला सिर्फ राम स्वरूप। आज हमारे बीच में नहीं, उनकी कमी महसूस करते हैं। आने वाले समय में
जब ये चुनाव का दौर आएगा, ये परीक्षा का दौर आएगा, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा फिर से उस कमी को हमको पूरा करना है। ये भाजपा मंडी भाजपा की थी, मंडी भाजपा के साथ रहेगी और मंडी भाजपा के साथ लंबे समय तक चलेगी। ये संदेश देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार दिल्ली में भाजपा की बनी है, 2024 तक चलती है। साथ चलने वाला साथी चाहिए। उसके लिए जब दौर आएगा उस वक्त हम बात करेंगे आपके बीच में। आज मैं बात उस बारे में ज्यादा करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे आपके बीच में यहां आकर के जब यहां पहुंचा हूं, कुछ प्रस्ताव, कुछ मांगे कही गई, ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए, बात ठीक है, इन बातों से हम सहमत हैं। और हर क्षेत्र के विकास के लिए हमने प्रयत्न किए। कुछ नेता ऐसा करते हैं कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो है मंडी आकर के पत्रकार वार्ता करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं उनके ही क्षेत्र में गया, द्रंग विधानसभा क्षेत्र में गया, जो आज जी ले गए मेरे को सुबह से शाम तक दौड़ा दौड़ा के कैसी तैसी की मेरी। एक दिन में 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास द्रंग विधानसभा क्षेत्र में। और जो नेता वो इस बात का जिक्र करते हैं, उनको शायद मुझे लगता है कि इस बात का एहसास नहीं है। लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन इतनी योजनाएं का शिलान्यास और उद्घाटन उनके दौर में कभी नहीं। हो तो मंत्रिमंडल में भी रहे। हमेशा कहते हैं कि श्राद्ध में हो रहा, श्राद्ध वालों ने क्या कर लिया। मैं 5वीं बार वहां से विधायक हूं और विधायक होने के नाते मेरे क्षेत्र के लोगों की भी समस्या है, उनका समाधान करना मेरा दायित्व है। लेकिन इस बात का जिक्र करने की आवश्यकता क्या है? लोगों के बीच में इस प्रकार से जो है, जितना असत्य जिसको बोल सकते हैं, मैं कोई आदमी कोई अगर बोल सकता है तो वो प्रभु जी हमारे, मैं नाम ही नहीं लेना चाह रहा हूं, छोड़ देता हूं। आप जानते, सुबह से शाम तक सत्य नहीं बोले, असत्य बोलते, झूठ बोलते। विचित्र परिस्थिति लगी मेरे विधानसभा क्षेत्र में। कुछ दिन पहले गए, मंडी में आकर के पत्रकारों को बोलते हैं कि 2 विधानसभा क्षेत्र में काम हुए, मेरे को बोलते हैं, महेंद्र सिंह को बोलते हैं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिंजारी में गए, भाषण दिया, बोलते हैं यहां तो काम ही नहीं हो रहा, बोलते हैं। वो बोलना क्या चाहते हैं? ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ बोलते हैं, जहां तो बहुत काम होना चाहिए था, ये तो ऐसा का वैसा है। मंडी आकर के कुछ बोलते हैं। मैं बार बार उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, बेकार उस बात में उसका लाभ नहीं। कभी सत्य बोला करो। मैं सुंदरनगर विधानसभा गया, राकेश जम्वाल जी के 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में किए। एक दिन में 300 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास। प्रकाश राणा जी यहां पर बैठे हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में गया, कितने के हुए? 150 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में इनके विधानसभा क्षेत्र में। मैं अन्य विधानसभा क्षेत्र में गया और वहां पर भी लगभग 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन किए, वो भी एक इलाके में हुए, निर्मल के इलाके में। और नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी जाना है, अब इनका तो थोड़ा सा हिस्सा किया है। कितने करे हुए आपके? 90 करोड़, मतलब 100 करोड़ के लगभग इनके विधानसभा भी, तो वो तो चलते चलते एक इलाका इनका हमने किया। और अभी 150 करोड़ से ज्यादा, 200 करोड़ के लगभग इनके यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम वहां पर पड़े। और इस बात को मैं कह सकता हूं, इतने बड़े संकट के बावजूद भी सैकड़ों करोड़ रुपए के उद्घाटन के शिलान्यास के काम अगर हो रहे हैं,
तो ये बिना हिम्मत के नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहे हैं, ये हिम्मत के साथ हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। संकट कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके बावजूद काम को रुकने नहीं देंगे। इसलिए जब आपके यहां पर भी आए, कुछ बातों का जिक्र मैं करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करूंगा। और अनिल शर्मा जी अगर साथ चले होते तो सब तो बहुत कुछ करता है। देखिए, क्षेत्र में काम करने का आनंद आता। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये हमारी पार्टी के ही, अभी भी हमारी पार्टी के ही, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जनता को कभी भी निराश नहीं करूंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जो भी काम करना होगा, साथ मजबूत होता है तो काम करने का हौसला मिलता है, काम करने का आनंद कुछ और आता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है। अभी मैं नीचे से रास्ते में चलते चलते आया, तलियाड़ वाले मिले रास्ते में, कहा कि तलियाड़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यहां पर साइंस की क्लासेस अभी तक नहीं है। और मैंने कहा कि ये क्यों नहीं है, कि ना मालूम। बोलते वजह क्या है? बोलते हम तो कई वर्षों से मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की संख्या भी अच्छी है, बताया है। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां तलियाड़ में जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें साइंस की क्लासेस शुरू करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगा थोड़ा सा। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शायद मेरे ख्याल में नई पंचायतों का भी गठन हुआ, 4 पंचायतें नई मिली। हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से एक भी पंचायत नहीं बनी थी, एक भी पंचायत नहीं बनी थी। हमने अब की बार 412 नई पंचायतें बनाई, जिसमें से 4 पंचायतें आपको मिली। आपकी धुआं देवी एक नई पंचायत बनी है, एक द्रुबल नई पंचायत बनी है, एक ढाल नई पंचायत बनी है, और शायद मेकल में मानथला भी नई पंचायत बनी है। इन चारों पंचायतों के लिए नए भवन की जरूरत पड़ेगी और इसलिए इन चारों पंचायतों को पंचायत भवन के निर्माण के लिए मैं 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर इन पंचायतों का भवन बने। ताकि पंचायतों का भवन बने, अपना काम सुचारू रूप से चल पाए। और उसी तरह से एक यहां पर बात कही गई है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक किसान भवन है, वहां पर एक मीटिंग की थी मेरे, जब मैं एक बार शायद मैं चुनाव के लिए खड़ा था, लोकसभा के चुनाव के लिए। और वो चुनाव जो है वो मेरे को जिंदगी में भूल भी नहीं सकता है। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, लोकसभा का चुनाव आ गया, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने अपनी रानी साहिबा को खड़ा कर दिया। मेरी पार्टी वाले ढूंढने लगे कि भाई अब किसको चुनाव लड़ाया जाए। मुझे सीधा हुक्म हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ करके जीता हूं, मैं विधायक हूं, किसी और को दो। लेकिन फिर भी पार्टी का आदेश था, नहीं माने, पार्टी ने हुक्म किया तो लड़ना पड़ेगा। और उस वक्त में आया तो वहां पर उस आपके उसमें वहां हमने बैठक की थी किसान भवन में, तो तब की मुझे याद है। वो चुनाव तो मैं हार गया, बड़ी हार भी बड़ी तसल्ली से हुई और दर्द भी बहुत हुआ, क्योंकि जीतने की आदत पड़ी थी लगातार और हारने से दुख हुआ इस बात का। लेकिन फिर भी चलो, वो भी एक अनुभव था, क्योंकि सरकार बने हुए अभी 3 महीने हुए थे वीरभद्र सिंह की सरकार बनने,
बनने के बाद 3-4 महीने के बाद वो चुनाव हो गया था। तो यहाँ उस एग्रीकल्चर का है, ये डिपार्टमेंट का ये किसान भवन है, कहा है कि उसको रिपेयर करने के लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत है, वो अच्छी जगह है बैठने उठने के लिए, कहा है यहाँ पर कोटली में। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहूंगा, उसके लिए मैं 10 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ ताकि वो हम रिपेयर कर सके। उसके बाद आगे बढ़ करके यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी को थाने में तब्दील करना है, और मालूम नहीं आप लोग क्यों पुलिस वालों को अपने पास रखना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी मर्जी है, अब आप लोगों ने मांग की है तो मैं कोटली के इस पुलिस चौकी को इसका दर्जा बढ़ा करके इसको पुलिस थाने में तब्दील करने की बात करता हूं, ताकि आप सबको एक और बात जो कही गई है यहाँ पर, पर्यटन की दृष्टि से हमारी दुआ देवी एक ऐसा स्थान है। पर्यटन की दृष्टि से मैंने कहा कि हम मंडी में कुछ और चीजों को भी करने की हम कोशिश कर रहे थे, अभी तक भी हमने वो मंशा छोड़ी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं मंडी में, वो तो हम कर ही रहे, उसका काम तो हमने शुरू कर दिया शिवधाम का। शिवधाम के अतिरिक्त हमने जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट है, जो फिलहाल जो है वो कोविड के संकट के कारण अभी तक हमारे रुक गए हैं। हमारा 1892 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात की है और केंद्रीय वित्त मंत्री से भी बात की है। उसके लिए हमने आग्रह किया है कि उसका अगर उसकी स्वीकृति हमको मिल जाती है, इन प्रिंसिपल उसकी हमको स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन फिलहाल वो पेंडिंग है, वो अभी तक अगर उसकी स्वीकृति मिलती है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम टूरिज्म का मंडी के लिए, जिसमें मंडी में इस ब्यासा के ऊपर झील बनाने का भी उसमें प्लान है, और भी चीजें कॉन्सेप्ट हमने उसमें अलग तरह का बनाया है, उसमें बहुत सुंदर उसके लिए हमने प्लान किया है चीजों को। लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर हमारा वो एडीबी का प्रोजेक्ट अगर हमारा वो जो भेजा उसकी स्वीकृति होती है तो उसमें उसको कवर करेंगे। और उसके साथ साथ में दुआ देवी भी एक अच्छा सुंदर स्थान है, उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो मैं उसकी जो एक रिपोर्ट के लिए कह रहा हूं विभाग को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। और आप सबसे भी मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं उस दृष्टि से, वो सुझाव के माध्यम से उसकी जो है प्रॉपर एक डीपीआर हम बनाएं, और डीपीआर बनाने के बाद जो है उसको चाहे नई राहें नई मंजिलें जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो योजना है उसके अंतर्गत करना है, चाहे किसी और योजना के अंतर्गत हमको उसको करना होगा, लेकिन इसको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, और निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ में एक और विषय आया है कि आईटीआई यहाँ कोटली में है, और मुझे मालूम नहीं कितने ट्रेड हैं इसमें। अभी जो मुझे बताया गया है कि उसमें जो ट्रेड है उसमें कम से कम 2 ट्रेड और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में आगे आने का अवसर प्राप्त हो। तो मैं आईटीआई कोटली के लिए 2 ट्रेड जो हमने तय करने हैं, जो आप सबकी ओर से जो मांग आएगी यहाँ पर से लिख करके, उसका मैं जिक्र करूंगा, और 2 ट्रेड और एडिशन इसमें करेंगे ताकि ये आईटीआई और बेहतर ढंग से यहाँ पर चल सके। इसके लिए आगे एक और बात कही गई है, तो हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की है, अटल आदर्श स्कूल जो है हमने हिमाचल प्रदेश में खोलने का जो एक निर्णय किया है, और उसके अंतर्गत मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं उसमें क्या है। जो अटल आदर्श विद्यालय, वह ऐसे विद्यालय होंगे जहां कम से कम हम 25 से 30 बीघा जमीन चाहिए, जिसके अंतर्गत हॉस्टल होगा, जिसके अंतर्गत जो है वो उसके जो टीचर वहां लगेंगे, उसकी ट्रांसफर पॉलिसी भी अलग तरह की ही होगी। रूटीन की ट्रांसफर ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद बदला जाएगा। और उसमें बच्चों को वहां पर हॉस्टल में रह करके
पढ़ने की एक सुविधा होगी और एक एक जो अटल आदर्श विद्यालय जो है लगभग 40 और 50 करोड़ की लागत का वो बनेगा। तो ऐसे में इसमें जमीन कहां उपलब्ध होगी, यहां मांग की है आप लोगों ने, और हमने हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में तय किया है। उन्हें फेज मैनर में तय किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक शुरुआत करेंगे। तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि यहां मांग की गई है, कोटली में मांग की गई है कि अटल आदर्श विद्यालय खोलने की यहां पर मांग की गई है। जमीन अगर उपलब्ध होती है तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि हम आपको ये अटल आदर्श विद्यालय यहां पर खोलेंगे ताकि यहां गांव के बच्चों को भी उसी तरह की शिक्षा मिल सके जो शहर के बच्चों को, जो बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जहां बच्चों को सुविधा मिलती है उस तरह की सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ करके यहां मांग आई है 3 जगह से कि यहां पर हमको प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने की मांग है उसमें, जिसमें एक रंधाड़ा है, एक कोट है, एक मझवाड़ है। हालांकि और कौन सा, ये तीन मेरे पास आती, चौथे के हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे, लेकिन कोट, ये रंधाड़ा, मझवाड़ और कोट 3 जगह, हालांकि ये शहर के नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर हम हॉस्पिटल की फैसिलिटीज पेरिफेरी में बढ़ाते हैं तो जो हमारे मेन हॉस्पिटल है इस पर लोड कम होगा, रश कम होगा, ताकि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मिल सके। तो मैं इन तीनों स्थानों पर रंधाड़ा, मझवाड़ और कोट में पीएचसी खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। तीनों जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे और ताकि यहाँ के गांव के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। एक और यहाँ पर बात कही गई है, एक वेटनरी डिस्पेंसरी है शायद खट कल्याण करके, और उसमें उसको स्तरोन्नत करके जो है उसको वेटनरी हॉस्पिटल करना चाहिए। वेटनरी हॉस्पिटल करने की मांग आई है, तो इसको मैं वेटनरी हॉस्पिटल करने की भी यहाँ पर साथ ही घोषणा करता हूँ, ताकि वहां पर लोगों को जो है पशुधन जो रखा है उसके लिए बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो सके, उस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। अब कुछ छोटी छोटी सड़कों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक लाखधार से जनित्री की सड़क को पक्का करने के लिए, दुर्गापुर से जनित्री धार, झूमधार तक सड़क को पक्का करने के लिए, एक चढ़े से माड़ा, क्या माड़ा, गाड़ानाड़, अच्छी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ग्राम पंचायत धार के अंतर्गत, और एक लिंक रोड जो है वो हरिजन बस्ती बहदार, फोगला, पपराहल के लिए हरिजन बस्ती मराथू को जो है वो एक छोटी सड़क जाती है, लिंक रोड जाता है, उसका कून से हरिजन बस्ती पद्धर तक एक इसका भी जिक्र किया गया है। एक नागनी धार जनित्री से मुरादार तक, नगनी धार से मुरादार तक। इन सड़कों के लिए कहा कि छोटा छोटा अमाउंट चाहिए, ज्यादा अमाउंट की बोलते हैं कि जरूरत नहीं होगी इसमें शायद मेकल में, लेकिन फिलहाल मैं 5-5 लाख रुपए इन सभी 5 सड़कों को देने की घोषणा करता हूं ताकि इनका काम शुरू हो सके, और जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद और भी देंगे, पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। एक स्वास्थ्य सब सेंटर, हेल्थ सब सेंटर है ये सेहली का, उसके भवन के निर्माण के लिए कहा गया कि उसमें कमी रह गई है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से 10 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से ये भवन बन जाए। इस बात के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और आगे बढ़कर के पटवार सर्कल एक कहा गया है, हालांकि पटवार सर्कल की पता नहीं जरूरत क्यों पड़ी होगी वहां पर, पटवार सर्कल दुआ देवी कहा कि बहुत बड़ा ही है, वहां एक जगह से नहीं संभव हो पा रहा है, तो यहां अलग से पटवार सर्कल करने की भी मैं घोषणा करता हूं, ताकि इस पटवार सर्कल और वहां पर किया जा सके, इस बात को लेकर के। और मुझे लगता है कि अब काफी हो गया, बाकी बातें आपकी काफी हो गई। जो एक बात कही गई है, जो बात कही गई है कि यहां हमारी कोटली की तहसील है, और कोटली की तहसील
के साथ मैं तो रात को इस बात के लिए कह रहा था कुछ इलाका और अगर हम जोड़ सके तो गुंजाइश बन जाएगी, लेकिन तहसील ही है, तहसील के साथ और लोग जुड़ने की गुंजाइश उसमें बहुत ज्यादा इलाका नहीं है। तो मैं डिप्टी कमिश्नर को कहूंगा कि कोई और इलाका भी उसमें एडिशन होता है तो उस बात पर आप विचार कर लें, सहमति से हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके हाँ कहाँ रह गए, चल हाँ एक छूट गया बीच में, एक छूट गया। ये पंडो वाले भी आए होंगे, आया कोई भाई? 2 आदमी आए, 4 आदमी आए। हाँ जी पंडो में पीएससी दी थी और इस पीएससी को सीएससी करने का भी मैं जो है यहाँ पर घोषणा करता हूँ। वो जरूरी है उस इलाके के लिए, क्योंकि वो द्रंग का भी जंक्शन है, सराज का भी है, सदर का भी है, मंडी का, नाचन का भी है, सारे इलाके का वो है। तो इसलिए वहां पर उस जंक्शन को ठीक करेंगे। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो खास तौर से आपकी एक बड़ी मांग मुझे लग रही है कि यहाँ पर एसडीएम का दफ्तर होना चाहिए। तो एसडीएम का दफ्तर यहाँ कोटली में बहुत जल्दी खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ और आप सबको ये सुविधा मिले। धन्यवाद। और साथ में एक और चीज को लेकर के मुझे जो बात कहनी रह गई कि अभी तक बंदोबस्त के हमारे 2 कार्यालय हैं जो रीजनल, एक हमारे पास यहाँ पर धर्मशाला में है, दूसरा शिमला में है। तो मंडी में भी बंदोबस्त का एक जो है वो कार्यालय हम जो है रीजनल जो है उसको खोलेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूँ, जो थाना प्लान हमारा प्रोजेक्ट है, थाना प्लान प्रोजेक्ट का भी सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात और हो सकता है उसको हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से उसका शिलान्यास भी करें। कुछ और भी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर आए हैं उनका भी करें। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई है और जितने भी यहाँ पर महिला मंडल की उपस्थिति है, कितने भी महिला मंडल यहाँ पर आए हैं, उन सबको मैं 15-15 हजार रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ और 15 हजार रुपए दे करके वो अपना काम चलाएंगी। इतनी बात कहते हुए सबका बहुत